दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बहस और एक सवाल हमेशा खड़ा होता रहता है कि महायुति के भीतर अगर बड़ा भाई बीजेपी है तो दूसरे नंबर की पार्टी कौन-सी है? एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहती है कि हम हैं, अजित पवार की एनसीपी भी दावा ठोकने में पीछे नहीं रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा बजट सत्र से लगता है इसका जवाब मिल गया है। अजित पवार ने बाजी मार ली है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर बीस साबित हुए हैं। कारण यह है कि बजट अलॉट किया गया है तीनों ही पार्टियों को और बीजेपी क्योंकि बड़ी पार्टी है, ज्यादा विधायक हैं, यही वजह है कि करीब करीब 89,000 करोड़ के आसपास बजट जो है वो बीजेपी को अलॉट किया गया। अगर वहीं बात करें दूसरे नंबर की पार्टी की तो अजीत पवार यहां पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और खबरों की माने तो 56,000 करोड़ के आसपास उनको बजट अलॉट किया गया है। वहीं एक नाथ शिंदे जो कि अजीत पवार से ज्यादा विधायकों के साथ जो है वो जीते थे विधानसभा में, उन्हें 41,000 करोड़ के आसपास का फंड जो है वो अलॉट किया गया, यानी करीब 14,000 करोड़ के आसपास ज्यादा अजीत पवार को फंड अलॉट किया गया है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र है और ऐसे में पार्टियां जो है वो फंड अलॉट करती हैं, बहुत सारे कार्य कराने होते हैं और इससे मालूम चल रहा है कि अजीत पवार अभी भी बीजेपी के कहीं ना कहीं फेवरेट बने हुए हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी बीजेपी को शायद रास नहीं आई, या जो बार्गेनिंग वो करना चाह रहे थे शायद वो रास नहीं आई, क्योंकि ये रातों रात नहीं हुआ है। जब से महायुति सत्ता में लौटी है 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद, तब से बीजेपी जो है उसे करीब एकनाथ शिंदे से ज्यादा अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठना हो या फिर दिल्ली जाकर के बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करनी हो, वहां भी देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार दिखाई दिए, या फिर मंत्रिमंडल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक करनी हो, और इन सभी जगहों से एकनाथ शिंदे गायब नजर आए। देवेंद्र फडणवीस से कहीं ना कहीं दूरियां नजर आई। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र शुरू होते ही जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी टी पार्टी, वहां पर तीनों नेताओं ने यह बात कही कि हमारे बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है। लेकिन बार बार ये सवाल तो उठता ही है, क्योंकि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई थी 2022 में और बीजेपी को ही सपोर्ट करके किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पहले एक हुआ करती थी वो दो हिस्सों में बटी। एकनाथ शिंदे जो है वो बागी विधायकों के साथ में, जिन्होंने उस समय जो अलग अलग शिवसेना हुई, विधायकों के साथ आकर के बीजेपी से वो मिले और किस तरह सरकार बनी, ये सब कुछ आप जानते हैं। बड़ी भूमिका एकनाथ शिंदे की मानी जाती है। उसके बाद देखिए अजीत पवार बाद में आए जब सरकार बन चुकी थी, और आपको याद होगा कि अजीत पवार के बाद में आने के बाद सवाल खड़े किए गए कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर अगर सरकार बना रही थी तो अजीत पवार को साथ लेने की क्या जरूरत थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस कई मौकों पर ये बात कहते हैं कि वो उस समय के हिसाब से सही फैसला था। अब भले ही लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा हो, अजीत पवार को झटका लगा हो, हमने देखा कि आरएसएस भी नाराज हुआ था अजीत पवार को साथ लेने पर और कहा गया कि जो वोटों का नुकसान हुआ है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार से हाथ मिलाया और अजीत पवार जो है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से नहीं मिलती है। अगर बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो उनकी और बीजेपी की आइडियोलॉजी मिलती है और इसीलिए जो वोटर्स हैं वो ट्रांसफर भी होते हैं। लेकिन अजीत पवार के केस में ऐसा नहीं है। इसके बावजूद अजीत पवार महायुति के साथ बने रहे। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर विरोध किया लोकसभा चुनाव के बाद। आरएसएस की तरफ से भी कई सारे लेख लिखे गए, अजीत पवार की आलोचना हुई। अजीत पवार की इतनी आलोचना हुई कि अजीत पवार के नेता ही बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव तीनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा और देखिए कि किस तरीके से पूरी बाजी पलटी। ये अजीत पवार जो है वो 41 सीट जीते और एकनाथ शिंदे जो है वो 57 सीटें जीते, 57 के करीब, और बीजेपी जो है 132 सीटें जीती। उसके बावजूद बीजेपी अजीत पवार पर ज्यादा भरोसा करती हुई अभी तक दिखाई दे रही है और कारण यह है कि शायद बीजेपी के साथ कंपटीशन में एकनाथ शिंदे पड़ गए। महाराष्ट्र में बिहार का मॉडल चाहते थे, बीजेपी ने मना किया क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का शासन रहेगा तो दिल्ली की जो हुकूमत है, दिल्ली का जो शासन है, उसे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आरएसएस जो है उनका पता है नागपुर से कनेक्शन है और वहां पे काफी ज्यादा महाराष्ट्र में कैडर जो है वो एक्टिव और काम करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी किसी भी हालत में सरकार चाहती थी और सरकार उनकी बन गई। लेकिन बात हमेशा वही बनी रहती है कि बीजेपी अगर बड़ा भाई है तो दूसरे नंबर की पार्टी कौन है। और एकनाथ शिंदे ऐसे में पहले तो वो अपने आप को ही रखते थे, तमाम चाहे नेताओं से बात करिए वो कभी भी अपने को कम नहीं समझते थे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में उनका रुतबा कह लीजिए, रुतबा तो वर्चस्व कह लीजिए एक तरीके से,
कि वर्चस्व जिस तरीके से 2022-23 में दिखा था, जब वो सीएम थे उस समय और अब दोनों में फ़र्क नज़र आता है। अब देवेंद्र फडणवीस इंडिपेंडेंट होकर के फैसले कर रहे हैं। उनके फैसले आप भी देख रहे होंगे, दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। कई फैसले ऐसे हैं जो पिछली सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए फैसले को भी पलट रहे हैं। हालाँकि वो कहते हैं कि कोई फैसला पलटा नहीं गया, लेकिन खबरें तो आ रही हैं। और इन सबके बीच में खबर आती है कि विधानसभा के बजट सत्र में जो फंड अलॉट किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा फंड जो मिला है वो बीजेपी को मिला है, यानी 89,000 करोड़ के आसपास, थोड़ा ज्यादा ही है। दूसरा बड़ा फंड मिला है अजीत पवार को 56,000 करोड़ के आसपास, और एकनाथ शिंदे 14,000 करोड़ कम मिला उन्हें, 41,000 करोड़ के आसपास। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल यह है कि अब एकनाथ शिंदे करेंगे क्या, अब इसके बाद एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे कुछ बड़ा फैसला करेंगे? क्या इस पोजीशन में वो हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर कंपटीशन बीजेपी के बाद इन दोनों ही पार्टियों में चलती हैं और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखा कि कैसे बयानबाजी हुई। एकनाथ शिंदे लगातार अपनी पार्टी को ज्यादा अहमियत देते हैं और क्योंकि वो बीजेपी के साथ पहले सरकार बनाए थे, इसलिए वो अपने को 2 नंबर की पार्टी कहते भी हैं। लेकिन अजीत पवार की एंट्री हुई है, जिस तरीके से सियासत बदली है, ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार ने कहीं ना कहीं 2025 आते आते अपनी पार्टी का रुतबा जो है वो कहीं ज्यादा और बड़ा कर लिया है। और उन पर जो केसेस चल रहे थे ईडी के, देखिए वो भी हट गए हैं। आपको मालूम होगा जिस दिन सीएम बने उसके अगले दिन ही खबर आई कि उन्हें जो है वो वहाँ जो ईडी का केस था उससे मुक्त कर दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं अजीत पवार के लिए जो कि उनके लिए खुशखबरी है इस मायावती की सरकार में, और इसीलिए अजीत पवार जो है वो बीजेपी के खासम खास नजर आते हैं। बिना शर्त जो है वो राजनीति करते हुए नजर आते हैं। डिप्टी सीएम पहले भी थे, अभी भी हैं, और तो और वित्त मंत्रालय पहले भी उनके पास था, अभी भी उनके पास है। और इस बार इसीलिए कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान जब बजट पेश किया गया है उसमें तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनती दिखाई दे रही है। तो अब जानकार भी ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर इसी तरीके से उन्हें पहले तो सीएम रेस से बाहर किया गया, फिर गृह मंत्रालय गया, फिर सभापति का पद गया, फिर पालक मंत्री जो है जिस पर मंत्री बैठाना चाह रहे थे एकनाथ शिंदे, वो भी नहीं मिला है अभी तक, उस पर भी सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है कि किसको बनाया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी की चलती तो अपना नेता और अजीत पवार के जो एनसीपी के नेता हैं उनको बना दिया गया होता, लेकिन एकनाथ शिंदे के विरोध के चलते उस पर स्टे लग गया। स्टे लगने की वजह से वो फैसला अभी तक नहीं हो पाया, हालांकि एकनाथ शिंदे बाबा दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसा कई जगहों पर देखने को मिला जहां पर एकनाथ शिंदे से ज्यादा अहमियत जो है वो बीजेपी ने अजीत पवार को दी। अब भविष्य की राजनीति को देखते हुए कोई समीकरण बदलना चाहती है, इसी वजह से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, या फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो नाराजगी है उसकी वजह से बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को और ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाह रही, क्या ये वजह है? अब कुछ भी वजह हो सकती है। सियासत की मीटिंग बंद दरवाजे के अंदर चलती है और गॉसिप जो है वो बाहर आती है, लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे चलता है। तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि फंड अलॉटमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो बीजेपी के बाद अजीत पवार ने बाजी मार ली है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।